जी दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे साथ कविता की एक नई शख्सियत हैं, निवेदिता शर्मा। दरअसल थैंक यू होता सर। क्या है कि निवेदिता, आपका स्वागत है। जी था सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कई बार निवेदिता, होता क्या है, कई बार हमारे घर में देखा होगा, अक्सर घरों में होता है, बच्चे कुछ लिख रहे होते हैं और कुछ मालूम नहीं होता है, और फिर एक दिन हम्म। किसी बच्चे के बारे में पता चलता है कि अरे ये तो इसने कहानी लिखी है, इसने कविता लिखी है। तो अब निवेदिता हमारे साथ लगभग 4 साल से लिटरेचर फेस्टिवल में, जो राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ करता है, उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे अंदाज नहीं था ना, एक दिन अचानक ऐसे ही पता लगा कि अरे ये कविताएं लिखती हैं। और फिर जब मैंने कविताएं देखी तो मुझे लगा कमाल है, मतलब ये कैसे ये छुपी रह गई मुझसे। हमें लगा कि ये सब कविताएं लोगों के सामने आनी चाहिए, तो इसलिए आज का ये आयोजन। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इसको हमने नाम दिया था कि रंगों की प्रतीक्षा में कैनवस। तो सबसे जी पहले निवेदिता, तुम अपनी ये कैनवास और रंगों वाली कविता ही सुनाइए। आप शुरू यहीं से करते जी हैं। सर। जी बिल्कुल सर। सर इस कविता का शीर्षक है भेड़ नहीं बनने की कसमसाहट। जी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर, अस्तित्ववाद पर जिसे हम कहते हैं, उस पर ये जी जी, कविता बात करती बिल्कुल। है। तुम एक बुझी हुई राख हो, तुम एक हम्म, बुझी हुई राख, ठंडी और काली राख, या इसके भीतर किसी परत के नीचे अब भी शेष हैं किसी चिंगारी के अवशेष। जिंदा है कोई तपिश जो कह जाती हो कि जलता था यहाँ कुछ कभी। तुम में साहस के कुछ कतरे हैं जो निरंतर दब्बू बनते जाने की कवायदों के बीच कुछ अंतरालों में मौजूद हैं अब भी। शायद शायद शब्द का उपयोग इस समय की मांग है और कविता की। तुम्हें भेड़ बन जाना चाहिए था अब तक, तुम्हें भेड़ बन जाना चाहिए था अब तक, और चले जाना चाहिए था दूसरी भेड़ों के पीछे कतार में। भेड़ नहीं बनने की ये कसमसाहट मारक, भेड़ नहीं बनने की ये कसमसाहट मारक है, हालांकि मारती भी नहीं पूरी तरह। तुम अपने बहुत अस्तित्व से जुड़ी पीड़ाएं, हाँ, तुम अपने अस्तित्व से जुड़ी पीड़ाएं लेकर भटकते हो, रामायण के राजा दशरथ की तरह, जो अनजाने में किसी श्रवण कुमार की हत्या के उपरांत यूं व्याकुल रहने को अभिशप्त है। जीवन तुम्हारे सामने बिछा है शतरंज की मानिंद, जीवन तुम्हारे सामने बिछा है शतरंज की मानिंद। तुमसे अपेक्षाएं हैं कुछ बेहतर चालों की, और आखिर में शह और मात दे देने की। तुम क्यों याद नहीं रख पाते कि प्यादा एक कदम चलता है और घोड़ा ढाई। तुमने जीवन को महसूसा है किसी कोरे कैनवस की तरह, जिस कैनवस की सर आप बात कर रहे थे और जिसकी टाइटल पे हमारा ये बेस्ड है आज का कार्यक्रम। तुमने जी जीवन को जी जी। महसूसा है किसी कोरे कैनवस की तरह, जो कुछ अनाम रंगों से भरे जाने के इंतजार में है। क्या रंग केवल वही 12, 14 या 16 है? क्या रंग केवल वही 12, 14 या 16 है जो अब तक देखे और माने गए हैं? तुम्हारे रंग कच्चे होने देना हो तो, तुम्हारे रंग कच्चे होने देना हो तो पुराने रंग मत रचना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी कविता है। और मैं ये जानना भी चाहता था, दरअसल ये तुम किस तरह इस कविता की दुनिया में आई, मतलब, और कब लगा कि अब ये कैनवास पर कविता के रंग भरने चाहिए, और कैसे ख्याल आया अचानक, किस तरह इस दिशा में आपने कदम बढ़ाया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर मुझे असल में कविताएं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत साल पहले लिखी हैं, अर्ली 20s में, कॉलेज के दिनों में। ज्यादातर कविताएं 25-26 की उम्र के आसपास लिखी हुई हैं सारी। और जब मैं कॉलेज से निकली उन दिनों भी मैं जो भी रोज घटता था, कोई छोटी सी बात जो मुझे परेशान करती थी या जिसके बारे में मैं सोचती थी, मैं उसे डायरी में लिखती थी आकर। तो वो डायरी राइटिंग का, हालांकि मैं कविताएं नहीं लिखती थी या मुझे इतना फॉर्मेट भी नहीं पता था कि किस तरह किस चीज को कविता कहा जा सकता है, क्या कविता की एक स्टाइल होनी चाहिए लिखने की। तो शुरुआत में मैं बहुत अर्ली कॉलेज डेज में भी डायरी राइटिंग से ये लिखने की शुरुआत हुई। और अच्छा। उसके बाद मैंने वर्ड लिटरेचर, क्योंकि मैं लिटरेचर की स्कॉलर थी, तो
विश्व साहित्य पढ़ रही थी, फ्रेंड्स काफका को पढ़ा, बहुत सारी वाह वाह। दूसरी नॉवेल कहानियां पढ़ी। तो मुझे लगता है उन सब चीजों का भी बहुत प्रभाव बहुत कम एज से आता गया। तो वो शायद मेरे लिखने में भी रिफ्लेक्ट होता होगा, आई थिंक सो। और हाँ नहीं, और बल्कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कविताओं में एक नए ढंग के रूपक बहुत सारे आए हैं, नए ढंग की चीजें आई हैं। जैसे इन दिनों आप हाँ, देखेंगे कि बेटियों को लेकर हजारों या शायद लाखों कविताएं लिखी गई होंगी, बेटी बचाओ, बेटी को लेकर, बेटियां क्या हैं। लेकिन तुम्हारी जब मैं कविताएं देख रहा था तो उसमें जो कैक्टस की आपने उपमा दी है, एक नए ढंग से उसको लिखा है। तो जरा वो कविता भी एक बार सुना दीजिए, बेटियां उगती हैं कैक्टस की तरह, हाँ, इस तरह कोई कविता जो क्या। जी सर। सर वो असल में एक छोटी सी कविता है, 4-5 लाइंस की, क्षणिका उसको शायद कह सकते हैं, शॉर्ट पोयम कह सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो कुछ इस तरह है, उसका शीर्षक कैक्टस ही है। सारी बेटियां नहीं बढ़ती आंगन की तुलसी की तरह, सारी बेटियां नहीं बढ़ती आंगन की तुलसी की तरह, कुछ बेटियां उगती हैं कैक्टस की तरह। कांटों की तरह बढ़ते हैं उनके क्यों, कांटों की तरह बढ़ते हैं उनके क्यों, और फिर उनका होना चुभने लगता है परिवारों की गर्दनों में। 4 लाइन क्या की बात। पोयम थी। और नहीं, लेकिन 4 लाइन की पोएम बहुत बड़ी बात कहती है, और गर्दन में कांटे चुभने की बात कोई छोटी बात नहीं है। कैक्टस की तरह सर, बेटियां उगती हैं, बहुत हाँ, अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता है ये। चलो अपनी इच्छा से कोई एक कविता सुनाइए आप, इसके अपनी जो भी पीछे सर सुनाना एक ये चाहें। भी, अच्छा। जी सर, हाँ हाँ, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही कह रही थी सर कि मुझे मतलब मेरे दिमाग में उस वक्त ये था कि ज्यादातर जैसे आप कह रहे थे कि लड़कियों को इस तरह से ही बताते हैं कि ये आंगन की तुलसी है या घर की हाँ लक्ष्मी है, और हाँ, बहुत मतलब एक हाई लेवल पे और देवत्व की वो तुलनाएं उनसे की जाती हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कुछ लड़कियां कभी कभी कैक्टस भी हो सकती हैं और मतलब सवाल पूछ सकती हैं, समाज कर सकती हैं। बहुत अच्छे, बहुत जी, अच्छे। चलिए कोई और कविता आप भी सुनाइए। जी सर। सर एक कविता है, ये लड़कियों की ही कविता है, और मैं समझती हूँ ये साहस की और कुछ बदलाव की और विद्रोह की बात करती है। हाँ और हाँ, शीर्षक भी है, मैं खिड़कियां तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। संसार के समस्त मुख्य पृष्ठों पर तुम उंडेलते रहे अपनी जीवन गाथाएं, और मेरे लिए छोड़े गए सिर्फ हाशिए, जहां क्या हर बात। बार मैंने उत्तम रूप में उतारी अपनी आत्मकथा। एक आत्मकथा जिसमें उदासियां इतने भीतर तक पसरी थीं कि वे सुंदर हो गई थीं, जहां पीड़ाएं हो गई थी इतना सच कि उनसे छूटने की कोई शीघ्रता न थी, और अंततः क्या बात। जिसे घोषित किया गया, एक नीरस औरत की नीरस कहानी। जब तुमने तय किए सफलता के समूचे कठोर रास्ते, मेरे पैरों के निशान ठीक पीछे थे तुम्हारे पद चिन्हों के। देखो, देखो वो इतिहास के किसी भाग में कभी दर्ज नहीं हुए। मुझे रोज पिलाई गई है एक कारगर पिछलग्गू बनने की घुट्टी, बचपन के क्या दिनों से बात। मैंने रची, मिट्टी के घर और सजाई हैं गुड़ियाएं। एक पूरा जीवन बीत गया है ये जानने भर में कि तुम्हारे अस्तित्व के इर्द गिर्द अपनी परछाई तलाशने के इतर मेरे जीवन का भी कोई स्वतंत्र उद्देश्य है। और ये कविता का आखिरी स्टैंजा है। तुम कभी नहीं रहे मेरे प्रतिभागी, ना हो सकोगे। तुम कभी नहीं रहे मेरे प्रतिभागी, ना हो सकोगे, क्योंकि हमारी दौड़ ही बहुत अलग अलग जगहों से शुरू हुई है। जानती हूं दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, जानती हूं दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, मैं खिड़कियां तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी जीवन के मैदान में। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता है। और वाकई खिड़कियां तोड़कर छलांग लगाने का वक्त है, लगानी चाहिए। ये लगाना आजाद चाहिए। दीदी यही कहती है, और बहुत अच्छी कविता आपने रची है ये। असल में हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी नए आपने शुरुआत, ये अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं, तो कविताएं आपके, कविताएं शब्द विचार कैसे आते हैं, कुछ को है रचना प्रक्रिया की, कुछ आपको आइडिया की किस तरह रचना उतरती हैं आपके कागज पे? सर मुझे लगता है सबसे जरूरी जो कविता लिखने के लिए जरूरी चीज है वो है संवेदनशीलता, या एक नजर जो चीजों में देखनी, आप किसी भी चीज छोटी सी राइट चीज को देखते कैसे। जैसे राइट। कि खिड़की है,
तो खिड़की एक बहुत मतलब आम सी चीज है जो हम रोज देखते हैं और गुजर जाते हैं। और बिल्कुल लेकिन खिड़की एक सिंबल हो सकता है खुलने का, विरोध का, अपना रास्ता बनाने का। तो वो ही एक मेटाफर की तरह, इवन एक पूरा मतलब बदलाव का, विद्रोह का भी एक, उसको आप एज अ मेटाफर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जबकि सबसे खिड़की एक पहले पॉजिटिव रूप में भी आती है कई बार, कि हाँ दिमाग की हाँ खिड़कियां खुल जाना, ये होना। तो मुझे लगता है दिमाग की खिड़कियां हाँ खुलेंगी तभी लड़कियां खिड़कियां तोड़ के भागेंगी, मतलब जो कि मतलब एक हाँ। जिसे स्त्री वंश में हम कहते हैं कि स्त्री की अपनी आजादी जो है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हम्म। रचना थी आपकी ये। चलिए आगे कोई और कविता, जी सर। सर एक छोटी, कोई और एक नई छोटी कविता। और कविता। हाँ, हम्म, बहुत सारी कविताएं हैं सर, तो कुछ चुनिंदा हम्म, कविताएं मैं कोशिश कर रही हूँ सुनाने की। जी एक जी। कविता है, उसका शीर्षक है मैं क्रांति का पौधा हूँ। हम्म, मुझे पहचानते हैं, मैं क्रांति का पौधा हूँ। शताब्दियों के शोषण और अनवरत असमानताओं के बीच से उत्पन्न हुई मेरी जड़ें, समूची हम्म, पैदावार को खराब कर देने वाली खरपतवार की मानिंद समझकर मुझ पर चलाई जाती रहीं खुरपियां और फावड़े। मुझे घर के मुख्य आंगन में नहीं मिली एक अदद इंच जगह बढ़ने और फैलने को। वहां सिर्फ तुलसी का पौधा रहता आया है जो घरों को पवित्र रखता है, और मैं ठहरी क्रांति की पौध। घर के पिछले क्या हिस्से बात। के एक अनचाहे टुकड़े में घर के पिछले हिस्से के एक अनचाहे से टुकड़े में मैं एकाकी ठिठकी सी पनपती रही, और तुम्हारी परंपरागत पुरुष आंखों की किरकिरी बनती गई। ना खाद आया मेरे हिस्से, ना पानी की एक बूंद भी। कोशिशें भी हुई बेतरह धकेलने की, मेरे आंसू ही सींचते रहे हैं मेरी जड़ों को। संवेदना ही ठूंठ हो होकर बनी है मेरा साहस, मुझ में ठहरी पीड़ाएं ही बनेंगी मेरी शाखाएं। और ये कविता का आखिरी पैराग्राफ है। मेरे अस्तित्व के उपजने के प्रश्न पर मेरे अस्तित्व के उपजने के प्रश्न पर आक्रोशित और उद्वेलित, शायद तो मुझे नहीं पहचानते कि मुद्रा राक्षस के एक बीज की तरह शायद तुम मुझे नहीं पहचानते कि मुद्रा राक्षस के एक बीज की तरह मैं फिर उगूंगी और तुम्हारी आंखों में चुभूंगी। क्या बात है। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।